This meeting is being recorded. Today we gonna touch base on the ITIL framework. So we are going to see the basics of ITIL. So is my screen visible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ITIL किसी ने सुना है ITIL इसके पहले? No, sir. Okay. So what is ITIL? So ITIL stands for Information Technology Infrastructure Library. It is a set of best practices for delivering IT services. It standardizes the selection, planning, delivery, and support of IT services to maximize efficiency and maintain predictable levels of service. तो ITIL ये एक फ्रेमवर्क है जो बनाया गया है सर्विस इंडस्ट्री के लिए. सर्विस इंडस्ट्री मतलब जो जो इंडस्ट्रीज अपने कस्टमर्स के लिए सर्विस देते हैं, सर्विस मतलब वही सपोर्ट देते हैं, तो उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है और उस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन किए गए हैं कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की या फिर आपको जो कुछ भी सर्विस आप दे रहे हो कस्टमर के लिए, तो उस सर्विस को जो है कैसे मतलब हाउ कैन वी प्रोवाइड द सर्विस यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल वेज. तो जितना अच्छा हो सके सर्विस कैसे दे सके, तो उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन किए गए हैं, तो उसको ही बोला जाता है ITIL. तो ये जस्ट एक फ्रेमवर्क है. दिस इज नो टेक्नोलॉजी और समथिंग लाइक दैट. थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए गए हैं जिनको व्हेन वी इम्प्लीमेंट दिस सर्विसेज वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है. जो कुछ भी टेक्नोलॉजीज या कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए गए हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, उनको सर्विस देते टाइम इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो इसका मतलब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए. कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपको ITIL के बारे में कुछ पता है क्या. सो इफ यू नो एट लीस्ट द बेसिक्स ऑफ ITIL, it would be good advantage for you guys. So what are the ITIL concepts? So क्या क्या concepts define किए गए हैं इस framework के अंदर? So ITIL has several key principles that are realized through 5 core components. Some key ITIL concepts and principles are delivering maximum value to customers. So जितना मैक्सिमम वैल्यू हम दे सकते हैं कस्टमर्स के लिए, तो कैसे दे सकते हैं, तो ये कोर प्रिंसिपल पे ITIL का फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया है. देन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज. तो एक कंपनी के लिए रिसोर्स मतलब कौन होता है, तो कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो एक कंपनी का रिसोर्स होता है. कंपनी के अंदर जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक कंपनी का रिसोर्स है. तो उन रिसोर्स को
जितना ऑप्टिमाइज, जितना ज़्यादा हो सके उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, उनकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर फोकस किया गया है आईटीआई के अंदर। ऑफरिंग सर्विसेज दैट आर यूजफुल एंड रिलायबल। सो जो कुछ सर्विस ऑफर कर रही है कंपनी, how can we make sure that the service is more useful and reliable to the customer? Planning processes with specific goals in mind. So जब हम कोई प्रोसेस डिफाइन करते हैं तो उसको कैसे प्लान किया जाए कि जो कुछ भी गोल हमें अचीव करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हाउ कैन वी डिफाइन द प्रोसेस, और हाउ कैन वी प्लान द प्रोसेस विथ मोर रिलायबल वे। तो ये इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। देन डिफाइनिंग रोल्स क्लियरली फॉर ईच टास्क। तो अगर कोई टास्क है सर्विस के अंदर, हम जो जिसके लिए हम सर्विस दे रहे, तो उसके गोल्स वगैरह हम पहले ही सेट करके रखते हैं कि हाँ भाई ये टास्क है, सर्विस इस टास्क के लिए हम सर्विस दे रहे, तो व्हाट वुड बी द गोल टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस फॉर दिस टास्क। तो इस रोल्स वगैरह डिफाइन करने, हाउ कैन वी डिफाइन द गोल्स वगैरह, रोल्स, ये आईटीएल के कॉन्सेप्ट में आता है। So this is the core principles or the core concept on which the ITIL framework has defined. Then let's move on to the next slide. So the framework of ITIL is divided into 5 broad stages or categories. तो जो कुछ भी फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया है उसको कैटेगरीज के अंडर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सर्विस स्ट्रैटेजी। जब भी हमें हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसकी पहले हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाउ कैन वी डिलीवर दिस प्रोजेक्ट, हाउ कैन वी मेक अ स्टार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसके लिए पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे, देन सर्विस डिजाइन। वंस यू फाइनलाइज दिस स्ट्रैटेजी, तो फिर डिजाइन के ऊपर काम किया जाएगा कि जो कुछ भी स्ट्रैटेजी हमने प्लान किया है तो उसको डिजाइन, उसका मतलब कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसके लिए डिजाइन बनेगा, सर्विस डिजाइन। देन सर्विस ट्रांजिशन। तो वंस द डिजाइन पार्ट इज कंप्लीटेड, देन वी स्टार्ट ट्रांजिशनिंग द सर्विस। तो ट्रांजिशनिंग के अंदर मतलब उसके ऊपर, डिजाइन के ऊपर काम करना चालू हो जाता है। जो कुछ भी हमने डिजाइन फाइनलाइज किया तो उसके ऊपर काम करेंगे, उसका उस डिजाइन को ट्रांजिशन करेंगे, और एक बार काम हो गया देन सर्विस ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के अंदर मेनली हम सपोर्ट देना चालू करते हैं, एंड उस सपोर्ट को फिर कंटिन्यूअल सर्विस इंप्रूवमेंट। सपोर्ट देते टाइम हमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, मतलब वंस वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग दिस सर्विस तो हमें पता चलता है कि हाँ इसमें और कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा कम पड़ रहे हैं, तो कंटिन्यूअल सर्विस इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअल सर्विस इंप्रूवमेंट के अंदर हम कंटिन्यूसली फोकस करते रहते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सर्विस। So these are the like categories or the 5 broad stages in which the ITIL framework is divided. Clear? Yes. Good.
तो ITIL सर्विस लाइफ साइकिल, तो हमने देखा कि ITIL का फ्रेमवर्क जो है कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सर्विस ऑपरेशन, सर्विस ट्रांजिशन, सर्विस डिजाइन। तो उसके अंदर फिर हर एक कैटेगरी के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, तो ये इसको ही बोला जाता है ITIL सर्विस का लाइफ साइकिल। तो सर्विस डिजाइन का लाइफ साइकिल क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, सर्विस ऑपरेशन के अंदर क्या क्या होता है, तो उसको सर्विस ऑपरेशन का लाइफ साइकिल बोला जाएगा। तो सर्विस डिजाइन में क्या क्या होता है, तो सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सर्विस लेवल मैनेजमेंट, सर्विस कैटलॉग मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, तो ये चीजें होती है सर्विस डिजाइन के अंदर। सर्विस ट्रांजिशन में क्या होता है, तो चेंज मैनेजमेंट, knowledge management, release and deployment management, service asset and configuration management, and service operations के अंदर incident management, event management, problem management, request fulfillment management। तो ये चीजें सर्विस ऑपरेशंस के अंदर आती है। तो डिजाइन में बेसिकली डिजाइनिंग मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसके ऊपर फिर डिजाइन मतलब उस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, तो उसके ऊपर मतलब मैनेजमेंट लेवल का डिस्कशन, मीटिंग्स वगैरह चलते रहता है। तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सर्विस लेवल मैनेजमेंट, इनके ऊपर काफी कुछ डिस्कशन होता है और फिर वो लोग एक डिजाइन फाइनलाइज करते हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, फिर क्या क्या टेक्निकल स्किल सेट लगने वाले हैं, उसके लिए रिसोर्सेस, फिर कितने स्किल सेट के कौन कौन से रिसोर्सेस लगने वाले हैं, कितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं, ये मतलब सारी चीजें सर्विस डिजाइन के अंदर डिस्कशन होती है। उनका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं वो लोग, और उसके बाद सर्विस ट्रांजिशन के अंदर जो कुछ भी डिजाइन हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चालू होता है। तो चेंज मैनेजमेंट के अंदर फिर जो कुछ चेंजेस वगैरह रहते हैं एप्लीकेशन के अंदर वो डिप्लॉय किए जाते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट में नॉलेज दिया जाता है रिसोर्सेज को, तो जो कोई रिसोर्सेज उस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया है उनको नॉलेज देने का काम नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट के अंदर जो कुछ भी एप्लीकेशंस के रिलीजेस है, डिप्लॉयमेंट है, तो उसका मैनेजमेंट होता है। तो हाउ कैन वी रिलीज द न्यू वर्जन of any application, how can we deploy that version, so what tools and technologies should we use to make the release and deployment successful and all. Then service asset and configuration management, तो जो कुछ भी एसेट या कॉन्फ़िगरेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज किया है तो उसका मैनेजमेंट वगैरह, तो ये आता है ट्रांजिशन के अंदर। और सपोर्ट का जो काम आता है वो आता है सर्विस ऑपरेशंस के अंदर। सो जो कुछ भी सपोर्ट देते हैं हम, जब भी कुछ एप्लीकेशन में इशू आता है तो उसके लिए जो सपोर्ट देते हैं वो आता है तुम्हारे सर्विस ऑपरेशंस के अंदर। तो उसमें इंसिडेंट मैनेजमेंट, तो इंसिडेंट मतलब टिकट, तो जब भी कुछ एप्लीकेशन के अंदर इशू आता है सो वी मेक a ticket for that particular issue, तो टिकट को ही बोला जाता है इंसिडेंट। some incident had happened, so and we will start working in on that incident। so incident management, event management, तो कई बार इवेंट्स होते हैं, like on a specific day some event is going to happen, like event is nothing but some tasks related to that application, जैसे कि कुछ उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ उस पर्टिकुलर डे पे कुछ इवेंट वगैरह होने वाला है, तो उसका एक इवेंट मैनेजमेंट। प्रॉब्लम मैनेजमेंट मतलब अगर कोई स्पेसिफिक इशू बार बार आ रहा है तो इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर हम उसको वर्क अराउंड देते हैं, मतलब उस इशू को
जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाए ये देखते हैं, और उसको कुछ तो वर्क अराउंड देके हम इश्यू सॉल्व करते हैं। बट प्रॉब्लम मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, तो उस इश्यू को, उस इश्यू का रूट कॉज एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। मतलब एग्जैक्टली उसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है कि क्यों ये इश्यू बार बार आ रहा है, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो उसका रूट कॉज एनालिसिस हम फाइंड करेंगे और उसका परमानेंट सॉल्यूशन प्रॉब्लम मैनेजमेंट के अंदर हम उसको देंगे, ताकि वो सेम इश्यू फ्यूचर में कभी ना आए। तो वो होता है प्रॉब्लम मैनेजमेंट। एंड रिक्वेस्ट फुलफिल मैनेजमेंट, तो अगर कुछ रिक्वेस्ट है कस्टमर का या फिर और कोई किसी का, दूसरे टीम का, तो उसको फुलफिलमेंट करना। सो अपना काम जो है सर्विस ऑपरेशन के अंदर आता है। सो बीइंग अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर और प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर, you will be working on incident management, mainly incident management, and then event management, problem management। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट के लिए भी एक अलग सा टीम होता है। तो ज़्यादातर अपना काम जो है इंसिडेंट मैनेजमेंट पे चलता है। तो वंस द इंसिडेंट, some incident has occurred, we'll start immediately working or looking into that incident, and we'll make sure that that particular incident gets resolved as soon as possible. So this is the ITIL service life cycle. Clear? Next, some basic IT service management terminology and key concepts. So services. So what do you mean by services? Service मतलब exactly क्या? So it is a means of delivering value to customers without requiring the customer to own specific costs and risk। तो हर एक जो ये कॉन्सेप्ट है उसको, मतलब उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। अगर इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस, तो मतलब शब्दों में उनको कैसे बताया जाए, तो ये यहाँ पे दिया है। तो सर्विस मतलब क्या होता है, तो सर्विस मतलब इट इज अ मींस ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स विदाउट रिक्वायरिंग द कस्टमर टू ओन स्पेसिफिक कॉस्ट एंड रिस्क। सर्विस मैनेजमेंट मतलब क्या होगा, it is a set of specialized capabilities for delivering value to customers in the form of services। सर्विसेज मतलब क्या, तो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना विदाउट without requiring customers to own specific cost and risk। एंड सर्विस मैनेजमेंट मतलब सर्विसेज का मैनेजमेंट करना। सर्विस एसेट्स क्या होते हैं, तो सर्विस एसेट्स रेफर टू द resources and capabilities which a service provider must allocate to offer a service। कोई भी सर्विस देनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको रिसोर्सेस लगेंगे, कैपेबिलिटीज लगेंगी। रिसोर्सेस के अंदर एम्प्लॉय होंगे, हार्डवेयर रिसोर्सेस होंगे, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस होंगे, और उनका कैपेबिलिटी, वो रिसोर्सेस कितने कैपेबल है। तो इन एसेट्स को ही, या फिर इस चीज को ही सर्विस एसेट्स बोला जाता है। देन है वैल्यू, यूटिलिटी एंड वारंटी। The value of a service consists of two components: utility and warranty। Services must offer utility and warranty to have value। So whatever service you are going to provide, that service should have some warranty or utility।
Processes are structured set of activities designed to achieve a specific objective. कोई भी टास्क हम करते हैं, परफॉर्म करना है, तो उसके सेट ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किए जाते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई एक टास्क करना है, कोई एक काम करना है, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा या फिर इस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिएगा, तो बेसिकली उसको ही प्रोसेसेस बोला जाता है. स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. Then roles. Roles are defined collections of specific responsibilities and privileges. Roles may be held by individuals or teams. So roles मतलब जो कुछ भी अपना responsibility है, वो to provide some services, तो उसको बोला जाता है रोल. तो रोल में हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स और टीम्स. तो एक इंडिविजुअल रिसोर्स का रोल हो सकता है कि मुझे ये टास्क अचीव करना है, तो मुझे ये रोल्स मैं डिफाइन करूंगा कि इस टास्क को अचीव करने के लिए मुझे ये रोल्स, मेरे ये रोल से मुझे यहाँ तक पहुंचना है. इंडिविजुअल का रोल हो सकता है या फिर टीम का रोल हो सकता है. एज अ टीम भी हम रोल डिफाइन करते हैं. देन Resources are the raw material which contribute to a service such as money, equipment, time, staff, etc. तो ये रिसोर्सेस अगर नहीं है तो सर्विस तो हम दे ही नहीं सकते. रिसोर्सेस जो है ये रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू हम सर्विस देते हैं. अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली आगे का तो काम बनता ही नहीं. तो रिसोर्सेज आर रॉ मटेरियल विच कंट्रीब्यूट्स टू द सर्विसेज. और रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो मनी कैन बी अ रिसोर्स, इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट है वो भी एक रिसोर्स है, टाइम भी एक रिसोर्स ही है, स्टाफ, तो स्टाफ मतलब कंपनी का जो भी एम्प्लॉयज है स्टाफ, तो वो भी एक रिसोर्स ही होता है. देन Capabilities are specialized skills an organization applies to resources to create value. तो जो कोई रिसोर्स है उसका जो स्किल है उसको बोला जाएगा उस रिसोर्स का कैपेबिलिटी. So these are some terminologies of ITIL framework. तो ये वर्ड्स ITIL फ्रेमवर्क में आते हैं कई बार. तो ये एटलीस्ट आपको आइडिया तो आ रहा है कि मतलब ITIL के अंदर ये क्या होता है सब कुछ. Yes. So all these are like theoretical concepts. तो you should be aware of. तो इनका एक सर्टिफिकेशन भी रहता है, ITIL का सर्टिफिकेशन भी करते हैं कुछ लोग. If they want to make career in the service industry, so they go for certification as well. Now under service operation हमने देखा कि इंसिडेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती है. तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट मतलब क्या होता है. तो उसको आपको शब्दों में आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसको. तो सर्विस ऑपरेशन का क्या होता है? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस is to make sure that IT services are delivered
effectively and efficiently. The service operation process includes fulfilling user request, resolving services failure, fixing problem, as well as carrying out routine operational tasks. तो ये सर्विस ऑपरेशन कैटेगरी के अंदर ये सब चीजें हम परफॉर्म करते हैं. तो प्रॉब्लम को फिक्स करना, सर्विस का जो फेलियर हुआ है उसको तुरंत रिजॉल्व करना, यूजर का रिक्वेस्ट फुलफिल करना, तो ये सर्विस ऑपरेशंस के अंदर ये सारी चीजें हम करते हैं. तो इन चीज़ों को अगेन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट. तो अपना मेन फोकस इंसिडेंट मैनेजमेंट पे होता है. तो इंसिडेंट मैनेजमेंट मतलब क्या? The objective of incident management is to manage the life cycle of all incidents. और इंसिडेंट मतलब टिकट. वन जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन में तो उसका टिकट बनता है और उसको ही इंसिडेंट बोला जाता है. तो उस इंसिडेंट का लाइफ साइकिल को मैनेज करना मतलब वो आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर. The primary objective of incident management is to return the IT service to users as quickly as possible. So once the incident is defined, we have to make sure that the incident gets resolved as quickly as possible. So this is incident management. Then problem management. The process objective is to manage the life cycle of all the problems. The primary objective of problem management are to prevent incident from happening and to minimize the impact of incidents that cannot be prevented. तो as I said earlier, अगर कोई इंसिडेंट बनता है तो इंसिडेंट के अंदर हम उसको एज क्विकली एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. उसके रूट कॉज के अंदर घुसते नहीं हैं हम. तो उसको जितना तुरंत हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पर सेम इंसिडेंट का एक प्रॉब्लम टिकट बनेगा और उस प्रॉब्लम टिकट के अंदर हम एकदम डिटेल में घुसेंगे और चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्यों ये इंसिडेंट आ रहा है. उसका रूट कॉज हम फाइंड करेंगे और उसको परमानेंट फिक्स देंगे ताकि सेम इंसिडेंट फ्यूचर में ना आए. तो उसका मैनेजमेंट मतलब प्रॉब्लम मैनेजमेंट. Event management. The objective of event management is to make sure CIs and services are constantly monitored and to filter and categorize events in order to decide on an appropriate action. तो इवेंट मतलब एप्लीकेशन के अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका इवेंट क्रिएट होता है और इवेंट के बेसिस पे फिर हम इंसिडेंट बनाते हैं. तो इवेंट मतलब जो कुछ भी एप्लीकेशन का पार्ट है, एप्लीकेशन के अंदर कई सारे वो एप्लीकेशन कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मल्टीपल हार्डवेयर यूज किए होते हैं. तो उस हार्डवेयर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका इवेंट जनरेट होगा. एप्लीकेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उस कंपोनेंट के लिए एक इवेंट जनरेट होगा कि दिस लॉगिन फंक्शनैलिटी हैज सम इशू. तो उसका एक इवेंट बनेगा और इवेंट के बेसिस पे फिर उसका इंसिडेंट बनता है. तो इवेंट को भी हम फिर कैटेगराइज करते हैं कि मेजर इवेंट, क्रिटिकल इवेंट, माइनर इवेंट, नॉर्मल इवेंट. तो क्रिटिकल मेजर है तो उसको तुरंत उसके ऊपर तुरंत टिकट बनेगा और उसको तुरंत फिक्स किया जाएगा. माइनर या नॉर्मल इवेंट है तो वी मेजरली इग्नोर दैट इवेंट कि उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है. सो दिस इवेंट मॉनिटरिंग, इवेंट को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जहाँ पे इवेंट मॉनिटर होते हैं. और अगर कोई इवेंट वेरी फ्रिक्वेंटली आ रहा है तो फिर उसका इंसिडेंट बनता है. फिर इंसिडेंट
बनने के बाद तो ऑब्वियसली टिकट बनता है, तो टिकटिंग का एक अलग टूल होगा, वहाँ पे बनेगा और फिर उसके ऊपर हम काम करना चालू करते हैं. Then other than this, there are other few concepts as well. You can go through this slide, but mainly incident, problem and event management, ये आप तीन तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली करते क्या है इसके अंदर. ठीक है. The next है DevOps मॉडल. सो DevOps आपने सुना होगा आप कि एक DevOps ये वर्ड जो है आजकल काफी सुनने में आता है, तो आप लोगों ने भी सुना होगा. तो DevOps मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो बिफोर DevOps तो मतलब आईटी में काम कैसे चलने का. तो बिफोर DevOps जो है डेवलपर्स लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन को डेवलप करते थे. एप्लीकेशन को डेवलप करने का काम था उनका. वंस दे डेवलप द एप्लीकेशन, उनका वहां पे रोल खत्म. उसके बाद उस एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च करने का काम ऑपरेशंस की टीम का होता था. तो उस एप्लीकेशन को लोग डिप्लॉय करने के किसी हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय किया जाता था. डिप्लॉय के बाद फिर उसको लाइव किया जाता था मार्केट में, और लाइव होने के बाद दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विस टू दैट एप्लीकेशन. तो पहले डेवऑप्स के पहले डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम, ये दो टीम पूरी अलग होती थी. इनका कभी भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता था, और ये दो टीम पूरी इंडिपेंडेंटली अलग से काम करती थी. तो उससे होता क्या था, तो मान लो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया कंप्लीट, उसको डिप्लॉय भी किया गया, अभी उसका सर्विस देना चालू है. और अगर एप्लीकेशन के अंदर बार बार इश्यूज आ रहे हैं, so they both the teams start pinpointing to each other. तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऑपरेशन वाले बोलेंगे कि डेवलपमेंट टीम का इशू है, इसकी वजह से ऑपरेशन में प्रॉब्लम, मतलब एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है. और डेवलपमेंट वाले बोलेंगे हमारी तरफ से कुछ इशू नहीं है, ऑपरेशन टीम ही ठीक से काम नहीं कर रहा, उन्होंने कुछ तो डिप्लॉयमेंट में गड़बड़ किया है, या फिर उन्होंने उनकी ही सर्विस ठीक से नहीं हो पा रही. तो एक दूसरे को पिन पॉइंट करते थे. तो उसकी वजह से अभी क्या हुआ, और क्या होने का, और पहले जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होता था तो एंटायर एप्लीकेशन कंप्लीट डेवलप होने का, और उसके बाद वो पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय होता था एक साथ, और उसके बाद उसका फिर सर्विस देना चालू होता था. तो आजकल तो इस इश्यू की वजह से फिर ऑब्वियसली कस्टमर इम्पैक्ट होता था, फिर बिजनेस पे इम्पैक्ट होता था, और बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है तो ऑब्वियसली रेवेन्यू लॉस होता है. तो नाउअडेज फिर डेवऑप्स मॉडल आया है. तो डेवऑप्स मॉडल के अंदर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम वर्क्स कोलैबोरेटिवली. तो ये दो टीम अभी आजकल एक साथ काम करते हैं. और आजकल अजाइल मॉडल की वजह से डेवलपमेंट का टीम भी है, वो क्या करते थे, पहले जो होता एंटायर एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट एक साथ आने का और पूरा एप्लीकेशन एक साथ डेवलप होने का. तो आजकल क्या होता है, कोई भी रिक्वायरमेंट आया एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, तो उस रिक्वायरमेंट को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ सब टास्क में, और उस सब टास्क के ऊपर फिर डेवलपमेंट टीम काम करना चालू होता है. तो जैसे कि ये कोई स्मॉल टास्क था, उसको पहले तुरंत डेवलपमेंट का कंप्लीट किया जाएगा काम, और उस टास्क को फिर डिप्लॉय किया जाएगा, और डिप्लॉय करके उसको मॉनिटर किया जाएगा, और कस्टमर को दिखाया जाए कि ये टास्क हमने डिफाइन किया है, उसके अंदर आपको कुछ लगता है, कुछ फीडबैक है तो आप हमें दे दो.
तो कस्टमर को अच्छा लगा तो कस्टमर बोलेगा ओके, कस्टमर को लगेगा नहीं इसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो फिर कस्टमर इम्प्रूवमेंट देता है, वापस उस डेवलपमेंट टीम उसके ऊपर काम करती है और वापस फिर जो कुछ भी रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से डेवलपमेंट करती है। बट तो इससे क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन को डिवाइड किया है, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट था उसको डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ सब टास्क में, तो उससे काम कर डेवलपर वालों को भी काफी आसान हो गया है एंड ऑपरेशन वालों को भी क्यों आसान हुआ है, क्योंकि एंटायर एप्लीकेशन डिप्लॉय करना और उसको मैनेज में करना थोड़ा हेक्टिक वाला काम था। बट उसी एप्लीकेशन का थोड़ा सा पार्ट, एक एक कोई फंक्शनैलिटी उसका डिप्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा स्मॉल इजी वाला टास्क होता है, तो उनको भी थोड़ा आसानी हो गया और वो लोग भी क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं एंड तुरंत उसको मॉनिटर करना चालू करते हैं। और ऑपरेशन टीम को अगर कुछ लगता है कि ये टास्क में, ये जो हमने स्पेसिफिक टास्क डिप्लॉय किया है इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो लोग तुरंत डेवलपमेंट टीम को फीडबैक देते कि दिस इज व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग, सो प्लीज लुक इनटू दिस। तो फिर डेवलपमेंट टीम वापस उसके ऊपर काम करती है, तो उसको ही बेसिकली डेवऑप्स मॉडल बोला जाता है। तो वही प्लान, डेवलपमेंट में हमेशा पहले प्लान होता है, प्लान देन कोड, कोड लिखो, बिल्ड करो, टेस्ट करो, देन कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब जो कुछ ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है उसके साथ ये तुम्हारा नया बिल्ड जो है इंटीग्रेट कर दो। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर ऑपरेशन टीम का रोल चालू होता है। डेवलपमेंट टीम का रोल क्या है, तो प्लानिंग करना रिक्वायरमेंट पे, फिर कोड, बिल्ड एंड टेस्ट, टेस्ट के लिए टेस्टिंग टीम होता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशंस के अंदर क्या आता है, तो रिलीज। तो ऑब्वियसली कोई डेवलपमेंट टीम ने नया रिलीज बिल्ड किया तो उस रिलीज को ले लो, उसको डिप्लॉय करो, उसके ऊपर ऑपरेट करो, देन उसको मॉनिटर करो, और आपको कुछ लगता है गड़बड़, अच्छा बुरा जो कुछ भी फीडबैक है वो आप फिर वापस डेवलपमेंट टीम को देते हो और फिर वापस उस फीडबैक पे फिर डेवलपमेंट टीम अगेन काम करती है। तो कोई भी फीडबैक आया उसका प्लान बनाओ, उसका कोड बनाओ, बिल्ड बनाओ, टेस्ट करो। So this nowadays in the DevOps model, the both development and operations teams are started working collaboratively, and due to which जो टाइम जो है, काफी सारा टाइम इसकी वजह से सेव हो पा रहा है, एफर्ट्स, जो रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, और कुछ बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं डेवऑप्स मॉडल की वजह से। दैट्स रीजन नाउडेज every industry, like every company implements the DevOps model only. So this is the part of operations. तो being a support engineer, तो आप ऑपरेशंस का काम करते हो। तो ऑपरेशन के अंदर नया कोई वर्जन आया, पैच आया, तो उसको रिलीज करो, रिलीज के ऊपर काम करो, उसको डिप्लॉय करो, डिप्लॉय करने के बाद उसको ऑपरेट करो, मॉनिटर करो, और कुछ फीडबैक है तो डेवलपमेंट टीम को दे दो। तो डेवलपमेंट टीम फिर वापस कुछ फीडबैक आया उसके ऊपर प्लान करो, उसका कोड करो, बिल्ड करो, टेस्ट करो, एंड देन अगेन जो रिलीज है वापस ऑपरेशंस टीम वालों को दे दो। दिस दिस साइकिल कीप्स कंटिन्यूइंग until the project gets finalized, और दी पूरा काम जब तक होता नहीं प्रोजेक्ट का, तो ये कंटिन्यूसली चालू रहता है। तो ये ऑपरेशंस वाला पार्ट, तो इस चीज पे काम करने के लिए फिर मार्केट में कई सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। तो उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम ये पूरा मॉनिटर, ऑपरेट, डिप्लॉय, रिलीज इसके ऊपर काम करते हैं। क्लियर?
यस गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर। सर इसमें पूरा का पूरा थ्योरी है क्या नहीं ज्यादातर? सर, थ्योरी तो थोड़ा ही है। तो मेन आपका लाइनेक्स एंड एसक्यूएल, तो ये तो वो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। बट ओके ओके। तो ये थ्योरी जो है, बेसिक रहेगा। ओके। ये बेसिक्स थ्योरी है सर, ये तो मतलब डिटेल में नहीं ले रहे हम, बेसिक है और ये चीजें मालूम होना जरूरी है। ओके। मतलब सीधा अगर हम लाइनेक्स और एसक्यूएल पढ़ेंगे और आपको बोलेंगे कि हो गया तुम्हारा खत्म को कोर्स, तो वैसा तो नहीं चलेगा। फिर आप ही बोलेंगे सर बाद में, सर इंटरव्यू में तो ऐसा इतना सब कुछ पूछ रहे हैं और हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करें। और अगर इंटरव्यू में भी आपका क्रैक हो गया और आप आगे गए आए कंपनी के अंदर, तो वहां पे भी ये जो कीवर्ड्स है, ये रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको सुनाई देगा। आपका मैनेजर बोलेगा ऐसा ऐसा कर, वैसा ऐसा कर। बट जब तक आपको ये एटलीस्ट आइडिया भी नहीं रहेगा, तो फिर यस काम सर यस। करने में भी दिक्कत आएगी आपको। इसके साथ बराबर। आप फेमिलियर होना जरूरी है। ओके। सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ के भी काम नहीं बनता, थोड़ा बहुत ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तभी मतलब काम करने में आसानी होती है। यस सर। तो इसकी वजह से जो कुछ भी बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हम पहले देख रहे हैं यहाँ पे। सो वंस यू गेट्स familiar all gets familiar with all these core concepts, then we'll actually start learning the technology. ओके सर। तो ये थोड़ा बहुत थेरोटिकल होने के बाद फिर हम जो टूल है जो यूज करते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए एंड इवेंट मैनेजमेंट के लिए, तो वो टूल देखेंगे। तो टूल वगैरह सबको आपको पता हो गया है, थोड़ा बहुत टूल का नॉलेज आ गया, तो उसके बाद फिर जो लगता है काम ट्रबल शूटिंग करते टाइम आपको एसक्यूएल और लिनक्स लगता है, तो वो फिर देखेंगे। और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट। तो आपने यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट सेशन था, तो उसमें हमने देखा था कि क्या क्या हम देखने वाले। सो ये जो आईटी इंडस्ट्री ओवरव्यू, आईटीआईएल सपोर्ट इंजीनियर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। उसके बाद टूल्स में हम टूल्स देखेंगे, और टेक्नोलॉजी में फिर ये एसक्यूएल, लाइनेक्स, प्रोजेक्ट, ये सब कुछ देखेंगे। बट इसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, ये बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, मतलब आप मतलब रियल टाइम लाइफ, रियल लाइफ में भी देखो ना आप, अगर कोई भी चीज है, अगर आप जब उसको मतलब सीखने के लिए जाते हो, तो सिर्फ उसको, उसके रिलेटेड ही आप चीजें नहीं सीखते, उसके अलावा और भी चीजें आप सीखते हो। तो जैसे कि लेट्स से आप, यू आर लर्निंग टू ड्राइव ए कार, तो अगर आप कार चलाने की बात आती है, सीखते हो, तो उसके अंदर आप इतना ही नहीं सीखते कि गियर कैसे डालना है, क्लच का यूज कैसे करना है, एक्सीलेटर कैसे कर देना है। ये सिर्फ इतना ही नहीं सीखते आप। मतलब सिर्फ कार अगर सीखनी है, तो इतना मालूम होना जरूरी है कि कार मतलब स्टेयरिंग कैसे यूज करना है, क्लच कैसे डालना है, गियर कैसे डालना है, स्टार्ट कैसे करना है, बंद करना है। तो ये कार सीखने का कोर टेक्नोलॉजी है। बट इसके अलावा आप क्या क्या सीखते हो, तो इसके अलावा आपको रोड सेंस भी होना चाहिए कि बाबा हाँ, इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइव किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइव करना रहता है हमेशा, राइट साइड से हम नहीं करते। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी चीजें, मतलब रेड सिग्नल आया तो कार को स्टॉप करना है, ग्रीन सिग्नल आया तो कार को फिर आगे बढ़ाना है। मतलब ये भी दूसरे कंसेप्ट भी आप सीखते हो ना।
तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ठीक है, ये लिनक्स और एसक्यूएल ये तो कोर कॉन्सेप्ट है, तो ये तो आपको सीखने ही है। इसके साथ ये बाकी चीजों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आई नो कि थेरोटिकल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है, ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये है, बट ठीक है, बट अपने को ये इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो यू हैव टू know these things as well. Even though if you get bored, you should learn these things as well. So maybe this week we will finish up with this ITIL and DevOps support engineer roles and responsibility. यहाँ तक ये वीक में हम करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीक से फिर टूल्स और टेक्नोलॉजीज चालू हो जाएगा। ठीक है। यस सर। All right then. So we'll take a pause here for today. I will stop the recording.